हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा 14 चैप्टर था उसमें हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं। बाकी के थोड़े बहुत एग्जांपल अगर सिलेबस में सेट होते हैं तो उसके हिसाब से मैं वीडियो आपको सैटरडे या संडे शेयर करूंगा अंदर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द लास्ट चैप्टर एज पर योर एग्जाम सिलेबस एंड इट इज अ नेम इज वेव. Okay, and these chapters some concept you have already learned in the ninth standard. Okay, so let me start this chapter. First of all is that introduction. In past chapter, that is in oscillation chapter, we only focus about the motion of the oscillating body. Okay, तो जो oscillation कर रहा था उसके motion पे focus किया, पर वो जो motion कर रहा था तो कहाँ कर रहा था, कोई ना कोई मीडियम में कर रहा था अंदर, बराबर। तो वो जो मीडियम है तो उसमें उसके ओसिलेशन की वजह से मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा अंदर। अभी मैं बोल रहा हूँ बराबर और बाजू में एक जन सो रहा है, तो सीधी सी बात है मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो अपना ओसिलेशन का काम कर रहा हूँ, पर मेरे ओसिलेशन की वजह से मेरे बाजू में बैठा है उसको तो कुछ डिस्टरबेंस होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बस यही चीज है कि बट व्हाट हैपन इन अ सिस्टम व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ द सच ऑब्जेक्ट, बराबर। तो ऐसे ओसिलेटिंग के जो बॉडी होती है जो ओसिलेट कर रही है तो जो मीडियम में कर रही है तो उसकी पूरे सिस्टम क्या क्या होगा जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ओसिलेट करके अगर इन्वॉल्व हो और उनका बहुत सारा ज्यादा कलेक्शन हो तो भी, बराबर। सो अ मटेरियल मीडियम इन विच द इलास्टिक फोर्स बाइंड्स द कंस्टिट्यूएंट टू द ईच अदर एंड देयरफॉर मोशन ऑफ द वन अफेक्ट्स द अनदर। तो होता क्या एक्चुअली कि जो भी ओसिलेटिंग ओसिलेशन हो कोई ना कोई मीडियम में होगा और वो मीडियम और कोई नहीं मटेरियल मीडियम हम कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मीडियम जो होगा कोई ना कोई स्टेट वाला होगा, एयर होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, बराबर। और यहाँ पे होता क्या है कि हर पार्टिकल अपने दूसरे वाले जो नेबरिंग पार्टिकल होते हैं उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे हम इलास्टिक फोर्स का मतलब क्या निकालेंगे अंदर कि यहाँ पे उनको अगर डिस्टर्ब किया जाए तो वो लोग डिस्टर्ब तो होता है पर डिस्टर्बेंस की इफेक्ट जब ओवर हो जाती है फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं अंदर, बराबर। तो हियर द इलास्टिक फोर्स जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हर कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है अंदर उनको बाइंड करके रखता है। तो उसकी वजह से होता है क्या, अगर एक डिस्टर्ब होता है तो फिर उसके साथ उसका पड़ोसी वाला भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा है कि मोशन ऑफ द वन अफेक्ट टू द अदर, बराबर। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है तो हमको बाकी के एयर पार्टिकल को बोलने की जरूरत नहीं कि चलो भाई आपका भी टाइम आ गया ओसिलेट करो अंदर। समझ में आ रहा है? तो हमारे एयर के अंदर ऑलरेडी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि एक पार्टिकल जैसे ओसिलेट होता है वाइब्रेशन से तो दूसरा वाला उसके साथ उसकी इफेक्ट में आ जाता है और इस तरह से साउंड का वेव जो है वो अच्छी खासी स्पीड से आगे क्या करता है, प्रोपोगेट करता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? एक एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे कि एक स्टिल वाटर का लेक है और उसमें आप एक स्टोन है या तो फिर एक पिबल है उसको क्या कर रहे हो, आप ड्रॉप कर रहे हो, तो आप देख सकते हो उसमें कुछ सर्कुलर वेव्स क्रिएट हो गए अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो वेव है, बराबर, वो धीरे धीरे जहां आपने पीबल थ्रो किया था वहां से वो दूर बैंक की तरफ जाते हैं अंदर, बराबर। अगर आप क्या करो, यही प्रैक्टिकल का रिपीटेशन के लिए क्या करो कि आप जहाँ पे पीपल उससे थोड़ी और दूर वाले डिस्टेंस में कुछ कॉर्क डाल दो या तो फिर पेपर डालो जो फ्लोट होते हो वाटर सरफेस में, तो आप क्या देखोगे, बराबर, कि जब पीबल डालते हो तो पीबल की वेव का जो इफेक्ट होता है सर्कुलर वो आगे तो बढ़ेगा पर उसकी वजह से ये जो कॉर्क या जो पेपर होगा वो वेव के साथ आगे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, ऊपर नीचे होके वही का वही रहेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है वो हमको कुछ समझाना चाहती है। समझाना क्या चाहती है कि कोई भी मीडिया में अगर बॉडी का ओसिलेशन भी हुआ अंदर, बराबर, तो उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल में डिस्टरबेंस तो क्रिएट होता है, वो लोग अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होते हैं, पर डिस्टर्ब होके क्या करते हैं, वो जो इफेक्ट है वो अपने नेबरिंग को ट्रांसफर करके वो लोग अपने जो मेन पोजीशन है वो वहां फिर से वापिस आ जाता है अंदर। समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी है कि हियर द वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड विद द सर्कल, यानी कि जो सर्कुलर वेव जिस तरह से आ गया तो वाटर अपने आप में वो आगे नहीं जा रहा है बट इट्स ओनली ट्रांसफरिंग दी व्हाट इट्स इफेक्ट, बराबर। जो भी हमने डिस्टर्ब किया था वही खाली आगे क्या जा रहा है, बढ़ रहा है अंदर। सिमिलरली जब हम बोलने की बात करें तो वहां पे भी क्या होता है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच रहा है पर यहाँ पे एयर जो होती है
वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती अंदर, एयर उसकी इफेक्ट को खाली आगे ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन क्या हुआ अंदर कि कोई भी ओसिलेटिंग बॉडी की इफेक्ट की वजह से मीडियम में क्या प्रोड्यूस होता है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल जो मीडियम के वो लोग ओसिलेट भले करते हैं, पर वो लोग कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं होते, यानी कि वो मोशन में नहीं आते अंदर। समझ में आ रहा है? वो क्या करते हैं कि ओसिलेट होके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस वो क्या होंगे, ओसिलेट होंगे, और ओसिलेट होने के बाद बराबर वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और अपनी जो इफेक्ट उसने फील की वो बाजू वाले को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट हमको ये समझाना चाहता है कि ओसिलेटिंग बॉडी की वजह से मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस खाली आगे ट्रांसफर होता है, पर उसमें कोई मीडियम पार्टिकल का ट्रांसमिशन होता नहीं अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पे आता है कि व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। बराबर, तो हमने अभी जस्ट बात की कि ओसिलेशन की वजह से मीडियम में उसकी खाली इफेक्ट ट्रांसफर होती है, पार्टिकल का ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो उससे ही वेव की डेफिनेशन बनती है कि द पैटर्न विच मूव, द पैटर्न यानी कि डिस्टर्बेंस, the pattern which moves without the actual physical transfer of the flow of the matter as a whole, without the actual physical transfer of flow of matter as a whole are considered as the wave। बराबर, तो जिसकी भी वजह से बराबर जो पैटर्न होती है या तो फिर इफेक्ट होती है वो खाली मूव होती है, पर उसके साथ कोई भी मटेरियल मीडियम या तो फिर पूरे ऑब्जेक्ट का फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता अंदर, विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर, देन इट इज कंसिडर्ड एज द व्हाट, वेव। द पैटर्न व्हिच मूव विदाउट द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल। बराबर, तो जो पूरा बल्क होता है वो एक साथ मूव ऐसा नहीं होता है, और फिर भी उसकी इफेक्ट खाली ट्रांसमिशन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वेव बोलेंगे अंदर। बराबर, तो आप क्या करो, एक रिजिड सपोर्ट ले लो और उससे एक स्ट्रिंग अटैच कर दो, और स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे करो, तो क्या होगा, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है वो तो वही के वही रहते हैं, खाली उसकी जो वेविंग इफेक्ट है वो क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है अंदर। बराबर, इंपोर्टेंस की बात करें तो कहाँ हम वेव यूज नहीं कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन होगा अभी। बराबर, तो हर जगह हमारा व्यूज अवेलेबल है अंदर, यानी कि हम कोई ना कोई फॉर्म में वेव का यूज कर ही रहे हैं। जैसे बात करें कि ह्यूमन कैन सी द वर्ल्ड ऑल अराउंड विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट विच प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं अंदर। बराबर, ऑल ह्यूमन कैन हियर विद द हेल्प ऑफ दिस साउंड विच आल्सो प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। हम जो सुन सकते हैं वो साउंड है, वो भी क्या है, वन काइंड ऑफ वेव है अंदर। बराबर, हमको सन की वजह से गर्मी फील होती है अंदर, यानी कि हॉटनेस फील जो होती है अंदर। बराबर, इट इज आल्सो प्रोपोगेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं अंदर। बराबर, अभी जो थर्मल स्कैनर वो सब चल रहा है वो इंफ्रारेड के प्रिंसिपल से क्या करते हैं, वर्क करते हैं अंदर। बराबर, मॉडर्न कम्युनिकेशन, आज मैं यहाँ पे बैठा आपको घर बैठे जो ये चैप्टर का नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या तो फिर रेडियो वेव्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं अंदर। बराबर, फिर आता है कि इफेक्ट बाय द स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग फंडामेंटल पार्टिकल आर मच लाइक वेव्स सर्टेन द वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बराबर, उनके भी मोशन से, उनके वाइब्रेशन से या तो फिर उनके मोशन से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है वो भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं एज अ वेव, और उसका नाम क्या है, मैटर वेव है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा तो व्हाट इज द मैटर वेव वो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अंदर। बराबर, तो यहाँ पे फिर से वही चीज पे फोकस किया है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट में या तो फिर मीडियम में बराबर ओसिलेशन करवा रहे हो पार्टिकल को, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर स्ट्रिंग को मैं बहुत सारे ऐसे अल्फाबेटिकल नेम दे दूं, तो यहाँ पे एबीसी जो पार्टिकल है जो स्ट्रिंग के खुद के, बराबर, दे आर नॉट मूविंग एज अ सिंगल, वो खुद मूव नहीं हो रहे हैं, वो खाली क्या हो रहा है, अपनी मीन पोजीशन से ओसिलेट होके फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं इन द मीडियम, बट दे ओनली डिस्प्लेस और ओसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। दस वेव इज नॉट अ फिजिकल बॉडी ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, यानी कि यहाँ से हमको एक पॉइंट मिलता है कि वेव कोई फिजिकल थिंग नहीं है कि जो मीडियम में आगे ट्रैवल करता है। एक बॉल को फेंकते हो तो उसमें क्या, बॉल आगे की और डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, पर अगर वेव के हिसाब से हम देखना चाहे तो वेव ऐसी कोई फिजिकल थिंग नहीं है जो मीडियम के अंदर आगे बढ़ती जाए अंदर। बराबर, और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही वेव एक इफेक्ट है, जैसे ये इफेक्ट जो है
बराबर इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द मीडियम इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द सबसीक्वेंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द वेव इज सेड टू बी प्रोपोगेट। तो हम वेव को प्रोपोगेट है ऐसा कब बोलेंगे अंदर, बराबर। तो एक पार्टिकल ने जो इफेक्ट फील की वही इफेक्ट उसका नेबरिंग वाला उसके बाद करेगा, फिर उसके बाद वाला उसके बाद करेगा, अंदर समझ में आ रहा है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वेव का क्या है, प्रोपोगेशन चल रहा है। ये स्ट्रिंग पे ऐसे ऊपर नीचे करो अंदर, तो पहले आपके जो हैंड है वहां से वो ओसिलेट होगा, फिर वो दूसरे वाले को तीसरे वाले, वैसे ये पूरा वेव धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा अंदर। और जैसे ही ये डिस्टर्बेंस पास हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, बराबर, द पार्टिकल कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो अपनी कहाँ आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े अंदर, तो अब आता है कि ये जो वेव है, बराबर, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेव जो मूव हो रहा है वो या तो मीडियम में होगा, और कुछ वेव ऐसे होते हैं जो बिना मीडियम के भी मूव हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द मीडियम वी आर कैटेगराइज this wave into the two parts, that is mechanical wave and the non mechanical wave। और हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे थर्ड कैटेगरी भी दी है, बराबर, वहां पे मीडियम के बेस पे उसको क्लासिफिकेशन है, बट पार्टिकल जो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, बराबर, वेव के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है, उसको क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे। तो मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे अंदर यहाँ पे, बराबर, द वेव विच रिक्वायर एन इलास्टिक मीडियम, बराबर, जिसको मीडियम चाहिए, सही बात है, पर वो कौन सा होना चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला, यानी कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब अगर वो कोई भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके हिसाब से वो डिस्प्लेस तो होगा, पर उसके बाद वो अपने आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए अंदर, बराबर, जिसको हम कभी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो सो द वेव व्हिच रिक्वायर्स सच काइंड ऑफ इलास्टिक मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, देन दे आर कंसीडर्ड एज द मैकेनिकल वेव। हमने अभी जो थ्रेड पे क्रिएट किया था स्ट्रिंग वेव्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। उसी तरह स्प्रिंग वेव है, वाटर के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी वाटर चाहिए अंदर। साउंड वेव, वो भी मीडियम के बिना, हम एयर होगी तभी साउंड बात कर सकते हैं अंदर, बराबर, फ्री स्पेस में हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। फिर अर्थक्वेक के जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, बराबर, तो ये सारे के सारे क्या है, मैकेनिकल वेव्स है अंदर, बराबर। एंड हियर द वेव्स आर प्रोपोगेट ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम है पर उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर ये मैकेनिकल वेव उसमें से ट्रांसमिट नहीं होंगे अंदर। समझ में आ रहा है अंदर। दूसरा आ रहा है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, जो क्या बोलता है, द वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो इलास्टिक नॉन इलास्टिक की तो बात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बराबर। देन सच आर कंसिडर एज द व्हाट, नॉन मैकेनिकल वेव, और उसको कभी कभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करेंगे अंदर, तो उनकी स्पीड ऑलवेज कितनी होती है, लाइट की जितनी होती है। एग्जांपल की बात करें तो रेडियो वेव है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्सरे, गामा, ओके, तो ये सारे हैं। और दूसरा कि नॉन मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट थ्रू द वैक्यूम आल्सो, वैक्यूम होगा तो भी वो लोग ट्रांसमिट करने वाले हैं। और लास्ट वाला आता है, क्या आता है, मैटर वेव्स आता है। मैटर वेव्स हमको क्या बोलता है कि द वेव व्हिच इज एसोसिएट विद द मोशनल, यानी कि पार्टिकल तो होना चाहिए पर मोशन में होना चाहिए, बराबर। तो मोशनल इलेक्ट्रॉन, proton, neutron and other fundamental particle as well as the molecules and atom are considered as the matter wave। तो इनके मोशन के साथ जो भी वेव एसोसिएट होगा उसको मैटर वेव बोलेगा। मैटर क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो कंबाइन होकर मैटर तो बनाते हैं। Okay, so this all particle are form the matter, that's why they are considered as the matter wave। और उसका एक एग्जांपल की बात करें तो matter wave which is associated with the electron are generally used as a electron microscope, बराबर। हायर रेजोल्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यही मैटर वेव यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन बेस है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है अंदर, वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो वेव्स है उसके क्लासिफिकेशन की अंदर। तो क्लासिफिकेशन नाउ बेस्ड ऑन दी ओसिलेशन, क्योंकि हमने बात किया कि जब भी वेव की इफेक्ट ट्रांसमिट होती है तो मीडियम के पार्टिकल पे ओसिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ओसिलेशन दो टाइप के हमको देखने को मिले। पहला वाला क्या दिया कि वेव की इफेक्ट जो डायरेक्शन में जा रही है, बराबर, तो ओसिलेटिंग पार्टिकल यानी कि पार्टिकल जो ओसिलेट कर रहा है वो जो वेव की इफेक्ट जो डायरेक्शन में जा रही है उसको परपेंडिकुलर दिखे, और उसको नाम क्या दिया गया, ट्रांसवर्सी वेव दिया गया अंदर, बराबर। और उसका एग्जांपल है लाइट वेव्स।
तो लाइट वेव्स या तो हमने स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस किए जो वेव थे, तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल ओसिलेट अप एंड डाउन हो रहा है, पर वेव की इफेक्ट जो है वो तो फॉरवर्ड जा रही है, यानी कि मोशन क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ओसिलेशन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई, वाई डायरेक्शन में जा रहा है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो ट्रांसवर्सी की डेफिनेशन क्या होगी कि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द गिवन मैकेनिकल वेव, during the propagation of the given mechanical wave, if the particle of the medium, if the particle of the medium oscillating perpendicular to the direction of propagation of the wave, then they are considered as the transverse wave। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसवर्सी वेव बोलेंगे अंदर, बराबर। वही स्ट्रिंग वाला एग्जांपल का फिगर आपको यहाँ पे समझाया गया है, बराबर, कि आफ्टर टाइट द स्ट्रिंग विद द फिक्स एंड फ्रॉम द अदर एंड फ्रॉम द अदर एंड इफ वी मूव इट अप एंड डाउन देन वी आर गेट द वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग, बराबर। ऐसे आप अप डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे आगे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रही है अंदर, बराबर। व्हेन वेव ट्रैवलिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि जब यहाँ पे देखोगे कि जो वेव ट्रैवल हो रहा है, बराबर, जो लेंथ है उसके हिसाब से डायरेक्शन में आगे जा रहा है अंदर, बराबर। देन ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग ओसिलेट अप एंड डाउन ओनली, तो यहाँ पे पार्टिकल का ओसिलेशन देखोगे तो वो लेंथ से अप एंड डाउन, यानी कि लेंथ को परपेंडिकुलर मिलेंगे। सो इफ वी आर नाउ कंटिन्यूअसली अप्लाई सच काइंड ऑफ पीरियोडिक फोर्स ऑन द स्ट्रिंग ताकि हमको कॉन्स्टेंटली वेव मिल सके अंदर, देन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ओसिलेट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन बट डज नॉट ट्रैवल। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ओसिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मोशन तो दिखेगा पर वो आगे फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, वो तो वही का वही रह रहा है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। एंड इन दिस केस यू आर फाउंड दैट योर ओसिलेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है तो ओसिलेशन हर बार हमको उससे क्या मिलेगा भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। सेकंड कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडिनल, बराबर। तो लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव्स है उसमें क्या बोला गया है कि वही की वही डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं है, परपेंडिकुलर वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द पैरेलल, अदरवाइज एंटी पैरेलल, दोनों वर्ड हमको लिखने अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द गिवन मैकेनिकल वेव, वहां पे भी था, इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओसिलेट, खाली यही वर्ड चेंज हो रहा है कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, बराबर, पैरेलल to the direction of propagation, then they are be called the what, longitudinal wave कहेंगे उसको अंदर। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल की बात का, तो मैं आप जो अभी वीडियो का साउंड सुन रहे हैं तो वो क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव की कंसेप्ट है। और अंदर तो होता क्या है कि जैसे मैं प्रोड्यूस करता हूँ साउंड अंदर, तो मेरे माउथ के आगे की एयर में क्या होगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा अंदर, जबकि उसकी बाजू वाली एयर में तो नॉर्मल कंडीशन ही होगी अंदर, बराबर। अब कंप्रेशन प्रेशर ज्यादा है तो वो नॉर्मल होने का ट्राई करे, तो उसकी वजह से इंपैक्ट वो नेबरिंग को करेगा, बराबर। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेड फ्रैक्शन होगा अंदर। समझ में आ रहा है। फिर रेड फ्रैक्शन वाला रीजन कंप्रेसिव बनेगा, उसके अगला रेड फ्रैक्शन बनेगा, ऐसे कंप्रेसिव रेड फ्रैक्शन वाले रीजन से क्या होगा कि साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी पार्टिकल्स एयर के है, बराबर, वो ओसिलेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ऐसे फ्रंट एंड बैक करेंगे, यानी कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और साउंड यहाँ पे स्क्रीन तक जा रहा है, बराबर। तो ऐसे 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 करके जाएंगे, आप देखोगे तो ऐसे 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 करके जाएगा। तो देखो ओसिलेशन भी ऐसे हो रहा है और प्रोपोगेशन भी ऐसे जा रहा है अंदर, बराबर। तो ऐसे केस में हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव कंसीडर करेंगे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे यही फिनोमिनन, आपको एक पिस्टन दिया गया है अंदर और उसमें एयर भर दी गई है, तो आप पिस्टन को ऐसे कंप्रेस करोगे, स्ट्रेच करोगे तो आपको वही चीज देखने को मिलेगी। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताइए, तो वीडियो पॉज करके क्या लिखा है खाली एक बार रीड कर लेना, बराबर। और मैंने जिस तरह से साउंड समझा, अगर उसको भी समझा तो दोनों का मतलब एक ही अंदर, बराबर। खाली है क्या कि हमको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में भी डेफिनेशन नहीं, पर उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी समझाना हो तो समझा सकते हैं ना अंदर, बराबर। फिर यहाँ पे हमको एक क्वेश्चंस दिया गया है, जो एग्जांपल एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 2 है। क्या बोला गया है कि हियर अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर हाई, बराबर। तो लिख दो भाई h इक्वल टू हमको 300 मीटर हाई, बराबर, स्प्लैश इनटू द वाटर ऑफ द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर। तो समझ लो ये टावर है और यहाँ पे पॉन्ड है, तो यहाँ से एक पत्थर को भाई थ्रो किया गया है, ये जो हाइट है वो क्या है भाई
300 मीटर है अंदर। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, ये वाटर यहाँ पे वाटर में जाके गिरेगा और ऐसे आ जाएगा, ऐसा आवाज आएगा कि नहीं आएगा अंदर, बराबर। अब हमको क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि व्हेन इज द स्प्लैश हियर एट द टॉप given that the speed of sound in the air is 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो यहाँ पे डबुक करके ऐसे आवाज निकलेगा तो वो आपको कब सुनाई देगा, आपने जब से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, फ्री फॉल का ड्रॉप किया, उसको t इक्वल टू 0 टाइम कंसीडर करके, बराबर, आपको वो पत्थर की सिचुएशन क्या मिलेगी, पहले ऊपर से नीचे जाएगा, वाटर में ऐसे स्प्लैश होगा और फिर वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा और वो साउंड ट्रैवल करते करते आप तक पहुंचेगा। तो वो टाइम हमको फाइंड करके यहाँ पे कहना है। तो हम यहाँ पे दो टाइम फाइंड करेंगे अंदर। पहला वाला कौन सा करेंगे कि जो हमने स्टोन को ड्रॉप किया तो उसको 300 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम T1 बोल देंगे, बराबर। और फिर यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको फिर से 300 मीटर की हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको T2 बोलेंगे। और ये दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ही मुझे रिजल्टेंट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बराबर। तो इतने सेकंड के बाद मुझे क्या होगा भाई, जो आवाज होगा स्प्लैश का वो सुनाई देगा अंदर, बराबर। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, बराबर, वो कौन सा यूज करेंगे, फ्री फॉल वाला कंसेप्ट है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर लिखेंगे अंदर। g क्यों लिखा, क्योंकि फ्री फॉल है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन आएगा, ये तो बेचारा जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, बराबर। यहाँ पे आप t को क्वेश्चन मार्क बनाओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, 2x/g होगा। तो t लिखना है तो स्क्वायर रूट में आएगा। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दी गई है। और x की जगह यहाँ पे हम हाइट कंसीडर करेंगे अंदर, बराबर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमको हाइट वाला लेना है। तो सारी की सारी वैल्यू ले लेके हमको T1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको T1 क्या मिला कि स्टोन को टॉप से बॉटम तक पहुंचने का टाइम मिला अंदर। अब वो क्या होगा, वाटर का स्प्लैश होगा। अब स्प्लैश होने के बाद पत्थर ऊपर नहीं आ रहा है, उसका साउंड को ऊपर आना है, बराबर। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी होगा। तो साउंड को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है भाई, 300 करना है अंदर, बराबर। और वेलोसिटी उसकी क्या दी गई, 340। तो डिस्टेंस को उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा भाई 300 मीटर के लिए साउंड ने कितना टाइम लिया, जो आपको रफली ये वाला मिलेगा। और फिर आपको सिंपली दोनों का क्या करना है भाई, एडिशन। वैसे देखना जाए तो ये जो क्वेश्चन है आपका थर्ड फोर्थ चैप्टर के रिलेटेड है, बराबर। पर 15 में हमको रिपीट टेलीकास्ट कुछ मिल रहा है उसका अंदर, बराबर। फिर कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में जानते हैं, बराबर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन व्हाई द ट्रांसवर्सिव वेव कैन बी प्रोपोगेटेड इन द सॉलिड, बराबर। तो ट्रांसवर्सिव वेव है जो होते हैं वो सॉलिड में प्रोपोगेट क्यों होते हैं भाई अंदर, बराबर। तो इन ऑर्डर टू हैव अ प्रोपोगेशन ऑफ द ट्रांसवर्सिव वेव, हमने ऑलरेडी बोला था अंदर, बराबर, कि यहाँ पे भाई इलास्टिक प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट होना चाहिए अंदर। तो वी नीड टू प्रोड्यूस क्रेस्ट एंड ट्रॉप, क्योंकि ट्रांसवर्सिव में क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन होता है। तो अपर वाला पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को हम ट्रॉप बोलते हैं। ऐसे जब वेव लिखते हैं तो अंदर ये crest part और ये क्या हुआ, drop. So for this we need to produce a shearing strain where we can change the shape of the medium, बराबर। And for this to happen, medium select for the propagation of the time must be capable enough to sustain the shearing stress, यानी कि हम उसमें जो मॉडिफाइड करें वो उसको सहन करना चाहिए अंदर, बराबर। यानी कि सिंपल सी बात है, उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक होनी चाहिए अंदर। एंड मींस दे मस्ट हैव द हाई वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है, वो हम जब सेकंड पार्ट का वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूंगा। पर यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते इसलिए हमने यहाँ पे कवर किया अंदर। एंड वी नो दैट द सॉलिड हैव द वेरी हाई वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दैट्स व्हाई ट्रांसवर्सिव वेव्स कैन इजीली प्रोपोगेट इनटू द साउंड। और जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉलिड होते हैं उसमें उनकी ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा होती है अंदर, बराबर। फिर नेक्स्ट आता है longitudinal की वेव का, which can propagate through the all the three types of the media, that is solid, liquid and gas। यानी कि प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉलिड होता है उसमें से ट्रांसवर्सिव वेव पास होता है, पर लिक्विड मीडियम या तो फिर गैसेस मीडियम में ट्रांसवर्सिव वेव कभी भी ट्रैवल होता नहीं है। जबकि उसके सामने लॉन्जिट्यूडिनल वेव की बात करें वो तो कोई भी मीडिया सब में से ट्रांसमिट होगा। तो उसका रीजन क्या है अंदर, तो लॉन्जिट्यूडिनल हम जानते हैं वो कौन से कंसेप्ट से ट्रांसमिट होता है, कंडेंसेशन और रिफ्रैक्शन। कंडेंसेशन यानी कि कंप्रेशन,
which causes the change in the density and pressure। तो सीधी सी बात है कि कंप्रेशन होगा तो फिर होगा क्या, प्रेशर बढ़ेगा, बराबर। और जो एयर डेंसिटी है या तो फिर जो भी मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी वो क्या होगी, प्लस माइनस होगी कि नहीं होगी अंदर। एंड अकॉर्डिंग दैट कंप्रेसिव एंड एक्सपांसिव स्ट्रेस आर प्रोड्यूस। तो जो स्ट्रेस वहां पे क्रिएट होगी मीडियम के लिए, बराबर, वो क्या होगी, कंप्रेसिव टाइप की होगी। एंड इन ऑल दिस थ्री मीडिया सच टाइप ऑफ कंप्रेसिव एंड एक्सटेंसिव स्ट्रेसेस, बराबर, वो अच्छी खासी अवेलेबल है। और इसकी वजह से लॉन्जिट्यूडिनल वेव को कोई भी मीडिया में ट्रांसमिट करोगे तो वो हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। यानी कि ट्रांसवर्सिव वेव का जिस तरह से प्रोपोगेशन हो रहा है उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए आपको अंदर, जबकि जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है उसमें आपको कंप्रेसिव और एक्सटेंसिव स्ट्रेस वाला कंसेप्ट चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है। तो वो जिसके पास ज्यादा होगा तो वो उसको ट्रैवल करेगा अंदर, बराबर। और लास्ट वाला यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया अंदर कि डिस्क्राइब इन बिट अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द वेव दैट कैन बी प्रोपोगेट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, बराबर। तो यहाँ पे दो जो है हमारे सिलेबस में अभी एज अ टेक्स्ट बुक में दिए गए। फर्स्ट इज द कैपिलरी वेव्स एंड सेकंड वन इज द ग्रेविटी वेव, बराबर। तो खाली आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, उसके डिटेल में आपको ज्यादा नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर का पार्ट है वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, जो हमने अभी चैप्टर कवर नहीं किया, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। खाली रीड करना है और आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सरफेस ऑफ वाटर के दो वेव्स के एग्जांपल दो, तो आपको दो नाम याद रखना है खाली, कैपिलरी वेव्स एंड ग्रेविटी वेव्स। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया गया है जो 15.1 इलस्ट्रेटिव यानी कि सॉल्व एग्जांपल है, बराबर। आपको 4 पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट देख के आपको बताना है कि ये जो थिंग्स है उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो वेव्स है वो लॉन्जिट्यूडिनल होंगे, ट्रांसवर्सी होंगे, या तो फिर दोनों के कॉम्बिनेशंस होंगे अंदर, बराबर। तो पहले की बात करें तो क्या बोल रहा है कि मोशन ऑफ द किंग इन अ लॉन्जिट्यूडिनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवे, बराबर। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, बराबर, उसकी वजह से हमको दोनों टाइप के मिल सकते हैं अंदर, बराबर। ऐसे करोगे ट्रांसवर्सिव भी होगा, लॉन्जिट्यूडिनल भी हो सकता है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा भाई, दोनों आएगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन वो मिल सकता है हमको अंदर। समझ में नहीं समझ में ट्राई समझो, ये स्प्रिंग ऐसे समझ लो अंदर, बराबर। तो स्प्रिंग को आप ऐसे ऐसे करोगे, स्प्रिंग में भाई लॉन्जिट्यूडिनल का भी कंसेप्ट दिखेगा और ऐसे वेव का भी कंसेप्ट दिखेगा अंदर। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा हो तो YouTube पे वीडियो सर्च करें लॉन्जिट्यूडिनल वेव का, तो आपको उसमें वो मोशन बताएगा, तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ भाई हो रहा है अंदर, बराबर। नेक्स्ट थिंग बोली गई कि वेव प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ से भाई आपको एक ही टाइप का दिखे, वो लॉन्जिट्यूडिनल होगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन के अंदर प्रेशर की कंडीशन चेंज होगी और ऐसे में हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ही सजेस्ट कर सकते हैं अंदर। नेक्स्ट थिंग इज वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप के, क्योंकि सरफेस भी क्रिएट हो गया अंदर और प्रेशर भी क्रिएट करेगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो ट्रांसवर्सिव वेव भी आएगा और लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी आएगा। और जबकि अल्ट्रासोनिक वेव जो साउंड का भाई है, बराबर, हर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो वो तो लॉन्जिट्यूडिनल ही हुए ना अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और फिर अब हमारा जो मेन चैप्टर का पार्ट है वो स्टार्ट होता है, बराबर। मैंने बोला कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ साउंड आगे के आगे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि वेव तो है पर प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है अंदर, बराबर। द प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव व्हिच ट्रैवल अहेड एंड अहेड इन अ मीडियम। वो पीछे कभी नहीं आता है, उसकी इफेक्ट पीछे रिटर्न में नहीं दिखती अंदर, ऑलवेज अहेड दिखती है ज्यादा। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे अंदर, बराबर। तो सीधी सी बात में शॉर्ट में बात करें तो इट इजंट रिफ्लेक्टेड बैक व्हाइल प्रोपोगेट इन एनी डायरेक्शन, यानी कि उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन मीडियम के अंदर नहीं दिखेगा। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्ट होता है वो बात अलग है, बराबर। पर नॉर्मली ऐसी चीज जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, अपने आप नहीं होगी अंदर, बराबर। दूसरा आता है कब का वेव कर रहे हैं, जैसे ओसिलेशन के लिए हमने ओसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था, वैसे ये वेव को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इक्वेशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसका ही हमको डेफिनेशन दिया गया है कि इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन with the help of which we can find out the displacement of the different particle which are taking part in the propagation of wave at the different interval of time, then we are considering it as the wave equation। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मदद से, बराबर, आप क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड कर, पर किसका, पार्टिकल्स का,
डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का, जो क्या होते हैं जब भी वेव पास होता है अंदर, बराबर, तो उसके प्रोपोगेशन में वो लोग पार्ट ले रहे हैं अंदर, समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो उनके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को आप वेव इक्वेशन से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई करे तो करे कैसे? सो फॉर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सच ट्रैवलिंग वेव, यानी कि जो वेव ट्रैवल कर रहा है अहेड एंड एट प्रोग्रेसिव वेव, बराबर, तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए हमको दो फंक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। सो वी नीड अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एज वेल एज द टाइम, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताने के हमको दो चीज को ज्यादा ध्यान में है, वो कौन सी पोजीशन वाला है और कौन से टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो सच अ फंक्शन एट एवरी इंस्टेंस शुड गिव, तो ऐसे से इस तरह से हमने अगर जो फंक्शन डिफाइन किया अंदर, तो वो हमको क्या देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ द वेव एट दैट इंस्टेंट, जो टाइम पे होगा तो उसका शेप क्या होगा वो हमको पता चल जाएगा। एंड एट एवरी लोकेशन, और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन की बात करेंगे तो इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम एट दैट लोकेशन, यानी कि वो लोकेशन का पार्टिकल इस तरह से मोशन करा उसका भी आइडिया हमको मिल जाए, या तो फिर करंट टाइम के हिसाब से कौन सा पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका आइडिया हमको मिलेगा अंदर। सो फॉर कन्वीनियंस वी शैल टेक द वेव टू बी ट्रांसवर्सी, बराबर, यहाँ पे इक्वेशन के लिए हम जो वेव कंसेप्ट वो ट्रांसवर्सी अगर कर रहे हैं, तो इफ the position of the constituent of the medium is denoted by x and the displacement for the equilibrium position may be denoted by y, यानी कि वेव जो डायरेक्शन में जा रहा है उसको x ले लो, और वेव की इफेक्ट ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल जो ओसिलेशन करेंगे वो तो परपेंडिकुलर करेंगे, बराबर, तो वो x है तो ये y डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये जो ओसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट उसको अगर मैं y ले लेता हूं तो साइनोसॉइडल के बेस पे, यानी कि अगर मेरा वेव साइनोसॉइडल वेव जैसा है, साइन जैसा है, तो ऐसे वेव के लिए मेरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन वो मुझे सीधे का सीधा एक्सेप्ट करना है, और वो है क्या, बराबर, वो क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल तो ओसिलेशन कर रहा है जो वर्टिकल में, तो y लेंगे कौन से पोजीशन का है और कौन से टाइम का है, बराबर, तो y x ऑफ t इक्वल टू क्या आएगा, a, जो वहां पे भी लिखते थे अंदर एम्पलीट्यूड, बराबर, और फिर क्या आएगा साइन, फिर हम क्या लिखते थे वहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे, पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके क्या लिखना है, पहले के एक्स लिखना है, फिर माइनस ओमेगा टी लिखना है और प्लस फाइव लिखना है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, बराबर, वहां पे हमने वेव तो कंसीडर किया ट्रैवलिंग वेव, बराबर, साइनोसॉइडल, पर वो हम उसका मोशन जो है वो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। अब मेरा वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो इक्वेशन वही का वही रहेगा, खाली ये जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंदर, बराबर। अब ये पूरे इक्वेशन में जितनी भी आइटम है सब बता दिए कि वाई क्या बताए, बराबर, पार्टिकल जो होता है उसका एक्स और टाइम के हिसाब से क्या डिस्प्लेसमेंट है वो बताएगा, ए एम्पलीट्यूड बताएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब ये के आपके लिए नया है, जिसको क्या बोला जाता है, एंगुलर वेव कांस्टेंट या तो फिर एंगुलर वेव नंबर बोला जाता है, वो क्या है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा साइन का एंगल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस ऑफ द वेव, बराबर, और उसमें जो फाइव होता है उसको हम इनिशियल फेज बोलेंगे अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। और यहाँ पे हमको ऐसा एक वेव है जो प्रोपोगेट कर रहा है, बराबर, उसकी एक फिगर बताई गई है, और यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा अंदर, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या पोजीशन होगी पार्टिकल्स की वो हमको यहाँ पे बताई गई अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो ये सारे क्या पार्टिकल है वो अपने व्यू की हिसाब से, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, और जैसे व्यू की इफेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी तो वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा अंदर, समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। तो जो हमारा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, बराबर, उसमें हमने फर्स्ट ए पार्ट में इतना पार्ट कवर किया है, फर्स्ट बी के अंदर हम बाकी का व्यू के इक्वेशन का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।